मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। हेडिंग से आएंगे केवल ज्ञान का विषय। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। बढ़िया। शुद्ध ज्ञान का स्वरूप और भेद। श्रुतम मति पूर्वम द्वयानेक द्वादश भेदम। बढ़िया। मति ज्ञान कैसे होता है? कैसे होता है? किस निमित्त से होता है? गलत। मैंने तो इसलिए और क्लियर कर दिया था, दोबारा बोल के एकदम क्लियर कर दिया था। तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, मैंने निमित्त शब्द भी लगा दिया था। नए कौन कौन से हैं? नैकम संग्रह विभाग सूत्र शब्द संबीरोडई भूभूता नया। बढ़िया। पदार्थों को जानने का मुख्य उपाय क्या है? प्रमाण नैरधिगमः। प्रमाण नैरधिगमः। पदार्थों को जानने के अन्य उपाय कौन कौन से हैं? तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा। ये उपाय हैं। पदार्थों को जानने के उपाय पूछे। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। हाँ, एक सूत्र और आएगा। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। जब अन्य उपाय पूछे तो बाकी के तीनों सूत्र वो अन्य उपाय में है। बढ़िया। मति ज्ञान के नामांतर। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान का क्रम। अवगाहे हवाए धारणा। अवग्रहे
स्वग्रहे हवाय धारणा। प्रमाण किसे कहते हैं? मति श्रुतावधि मनः प्रय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। बढ़िया। प्रमाण के भेद प्रभेद। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। मति ज्ञान के 336 भेद। तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहु बहुव्रीत शुक्राणि श्रुतानुध्रुवानां क्षेत्राणां व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरन इंद्रियाभ्याम। बीच में अर्थस्य ठीक। बढ़िया। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य। प्रश्न क्या था? तत्पाठ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। बढ़िया। प्रश्न था सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? मनः परे ज्ञान के भेद। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजु और विपुलमति मनः परे ज्ञान में अंतर। विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम। विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष। हाँ वो आधा चलेगा। वो क्या छोड़ा? मति शुद्ध ज्ञान का विषय। मति शुद्ध निबंधो द्रव्य सर्वप्रायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान में अंतर। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। चलिए ठीक है, बढ़िया। अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। भाभी आप कौन से कब से शुरू करेंगे नया जो अब ये बात क्लास चालू होने पर बीच में नहीं, बाद में करेंगे बात। और मैंने मैसेज डाल दिया है ग्रुप में। नैगम आदि सप्त नयों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। प्रमाण की चर्चा पूरे अध्याय में की, पदार्थों को जानने के उपाय के रूप में। और अंत में अब नयों की चर्चा बता रहे हैं। नए का मतलब क्या है, नए किसे कहते हैं, नए किसे कहते हैं। देखो, नयों की परिभाषा दो तरह से, और दोनों परिभाषाएं अपने को ख्याल में होनी चाहिए जब बोले तो भी दोनों तरह से। कि प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को जो विषय बनाता है वो है नय। यानी नय का मतलब है वो अंश को विषय बनाता है, एक पार्ट को विषय बनाता है।
लेकिन उस पार्ट के माध्यम से पूरी वस्तु को देखता है। ठीक है, वो प्रमाण द्वारा वस्तु को जाना गया, फिर उसमें से किसी एक अंश को ग्रहण करके वो उस वस्तु को देखता है। और इसी को दूसरी तरह से कहते हैं कि नय है वो अपेक्षाकृत कथन करता है। किसी अपेक्षा से जो कथन किया जाता है वो नय कहलाता है। अपने यहाँ आप लोगों ने सुना होगा जैनों का सिद्धांत अनेकांत और स्याद्वाद, सुना होगा, महावीर जयंती की जुलूसों में बैनर देखे होंगे। तो ये स्याद्वाद क्या है? ये स्याद्वाद का मतलब है नयवाद। ये नयों के माध्यम से जो कथन किया जा रहा है इसी का नाम है स्याद्वाद। स्याद का मतलब होता है अपेक्षा, वाद मतलब कहना। अपेक्षा से कहना, वस्तु को सर्वथा रूप से नहीं कहना कि वस्तु ऐसी ही है, ऐसा नहीं है। अपेक्षाकृत कथन होता है। कोई स्त्री पत्नी ही है ऐसा कहा जा सकता है क्या? ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं, इसमें अपेक्षा लगा दो तो ही लगा सकते हैं। पति की अपेक्षा पत्नी ही है, लेकिन अपेक्षा नहीं लगाई और ऐसा कहा ये पत्नी ही है, तो फिर पिता की भी, पुत्र की भी, चाचा की भी, मामा की भी, सबकी तो नहीं है। तो इसलिए वो, अब कोई स्त्री पत्नी भी है, माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, ऐसा हो सकता है क्या? एक ही व्यक्ति और चार चार बातें हो सकता है, अपेक्षा से हो सकता है। तो ऐसे ही एक ही वस्तु में अपेक्षा से अनंत धर्म उसमें रहते हैं। तो किसी एक धर्म को मुख्य करने वाला वो कहलाता है नय। प्रमाण से पूरी वस्तु दिखाई देती है और नय उसमें से किसी एक धर्म को मुख्य करता है। जब बेटा आएगा तो उसमें वो माँ पने वाला धर्म मुख्य करेगा। जब पति आएगा तो उसमें पत्नी पने वाला धर्म मुख्य करेगा। जब पिताजी आएंगे तो बेटी पने वाला धर्म मुख्य होगा। सबकी अपनी अपनी अपेक्षा होती है, लेकिन वो वस्तु कैसी है? वो स्त्री माँ भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, पुत्री भी है, सब है। तो ऐसे ही वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक धर्म को जो विषय बनाता है उसका नाम नय होता है। तो अभी यहाँ पर ये नैगम आदि 7 नयों की चर्चा हम देख रहे हैं। तो अब इसमें किस धर्म को, किसको मुख्य किया जा रहा है कि हम वर्तमान में किसी भूतकाल की बात को लेके, किसी भविष्य काल की बात को लेके हम वर्तमान में उसको देख रहे हैं। तो ऐसा संकल्पग्राही यानी वर्तमान में अनिष्पन्न अर्थ को वर्तमान में निष्पन्न के समान देखने वाला वो नैगम ने कहलाता है। नैगम ने कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सरल है, भूत नैगम ने, वर्तमान नैगम ने और भावी नैगम ने। भूत नैगम ने किसे कहेंगे? भूत नैगम ने किसे कहेंगे? बोलिए निशा जी। जो काम भूतकाल में हो चुका है लेकिन अब तो वर्तमान में देख रहे हैं तो वो भूतम नैगम ने है। भूतकम, भूत नैगम ने, भूत नैगम ने यानी जो काम भूतकाल में हो चुका है, भूतकाल में हुए काम को वर्तमान के समान देखना, वो भूत नैगम। देखो पंचकल्याणक जब होते हैं, मान लीजिए नेमिनाथ भगवान का पंचकल्याणक है, तो कैसे कथन करते हैं? आज तो बारात है, ऐसे बोलते हैं, आज तो नेमिनाथ भगवान की बारात है। नेमिनाथ भगवान की बारात है आज। नेमिनाथ भगवान को हुए कितने हजार वर्ष हो गए, तो आज बारात है, आज तो दीक्षा है, आज तो आदिनाथ की दीक्षा है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब जो कथन किए जा रहे हैं, ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं? कैसे कह रहे हो आप ये कथन? ये भूत नैगम ने की अपेक्षा से ये किया जा रहा है। वर्तमान नैगम ने किसे कहते हैं? वर्तमान नैगम ने वर्तमान नैगम ने जो आरंभ किए गए कार्य में संपन्न कार्य के समान व्यवहार करता है, वह वर्तमान नैगम में। बढ़िया, यानी जो काम अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है,
उसको कंप्लीट के समान कह रहा है, मान रहा है, तो वो कहलाता है वर्तमान नैगम्य। भावी नैगम्य किसे कहते हैं? भावी नैगम्य बोलिए चित्रांत। जो काम शुरू भी नहीं हुआ पर उसको अंदर से लकड़ी प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, अभी लकड़ी भी नहीं आई, तो जो काम भविष्य में होगा, अभी शुरू होगा पर वो हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ, वो हाँ उसको वर्तमान में निष्पन्न के समान देखना, कंप्लीट, निष्पन्न मतलब कंप्लीट देखना, वो भावी नैगम्य कहलाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? अपन यहीं से पढ़ते हैं और फिर यहीं से पढ़ते हुए आगे समझेंगे। ये कल अपन ने ये प्रश्न तक पढ़ लिया था। भावी नैगम्य और वर्तमान नैगम्य में क्या अंतर है, समझ में आया? भावी नैगम्य और वर्तमान नैगम्य में क्या अंतर है? बोलिए रेखा जी। वर्तमान निगम में तो जो कार्य किया वो अब पूरा हो जाएगा अभी, और भविष्य में तो होगा, भविष्य में जो कार्य हम बोल रहे हैं वो भविष्य में पूरा होगा। वर्तमान वाला भी तो भविष्य अभी हुआ नहीं ना। वर्तमान मतलब वर्तमान वो हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा जल्दी, मतलब हाँ, वर्तमान जल्दी। जो हमने चालू किया है वो जरूर कंप्लीट होगा, और भविष्य का वो तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई वो होगा। ठीक, बोलिए रजनी। भूत नय और वर्तमान नय और भविष्य नय में फर्क है कि वर्तमान नय में काम ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है पर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और भविष्य वाला अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है, मतलब प्रारंभ नहीं हुआ है, पर फिर भी हम उसके लिए बोल रहे हैं वो काम होने वाला है, फिर भी अपन बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है, उसको प्रेजेंट में कंसिडर करके अपन उसको बोलते हैं। बढ़िया, मतलब इसको अपन 2 पॉइंट बना सकते हैं इसमें कि वर्तमान नैगम्य तो किसको विषय बना रहा है कि वर्तमान नैगम्य का जो विषय है वो काम स्टार्ट हो गया है, और भावी नैगम्य का काम का जो विषय है उसका तो काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये एक बात। और वर्तमान नैगम्य जिसको विषय बना रहा है वो काम जल्दी पूरा होने वाला है, उसकी जो पूर्णता है वो जल्दी हो जाएगी। और भावी नैगम्य जिसको विषय बना रहा है वो पता नहीं कितना भी लंबा काल हो सकता है। जब आदिनाथ भगवान ने कहा ये भविष्य का 24वां तीर्थंकर है मारीची के लिए, तो कितना लंबा टाइम था, 1 कोड़ाकोड़ी सागर का टाइम था। तो भावी नैगम्य तो इतना लंबा कह सकता है, और एक कोई अभी कहे कि जो मुनि बन गए और ये भगवान बनने वाले, मान लो शपक्षिणी चल रहे हैं कोई मुनिराज, तो उनको हम कहना कि ये भगवान है, तो ये वर्तमान नैगम्य, क्योंकि अब शपक्षिणी चढ़ गए तो श्रेणी में चढ़ रहे हैं, तो ये मिनट्स बाद ही, कुछ मिनट्स बाद ही भगवान बन जाएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो जो मतलब भावी नैगम्य में टाइम अभी बहुत काफी लंबे समय बाद भी पूरा हो सकता है, लेकिन वर्तमान नैगम्य का जो विषय है वो काम निकट भविष्य में ही थोड़े टाइम में पूरा हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट इसमें अंतर के अपन देख सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए पेज नंबर 71। एक प्रश्न यह भी संभव है कि वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य के विषय में तो यह कहा जा सकता है कि अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ। ये तो अंतर अभी जो अपन ने देखा ये तो वर्तमान और भावी नैगम्य में अंतर देखा। अब यहाँ कह रहे हैं कि वर्तमान और भावी नैगम्य में तो कह सकता है निष्पन्न है, कार्य अभी निष्पन्न नहीं हुआ, पर भूत नैगम्य के विषय में कैसे कहा जा सकता है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि भूतकालीन कार्य तो संपन्न ही हो ही चुके हैं। भूतकाल में कह रहे हो तो वो काम तो हो ही चुके ना। फिर आपने ये जो परिभाषा बनाई थी अनिष्पन्न अर्थ में निष्पन्न को ग्रहण करने वाला, निष्पन्न का संकल्प करने वाला वो नैगम्य है, तो भूतकालीन कार्य तो निष्पन्न हो चुका है, वो तो कंप्लीटेड है ना। भूतकाल में जो काम भगवान महावीर की दीक्षा, कि उनका जन्म, कि उनका केवल ज्ञान, वो तो हो चुका है ना, वो तो निष्पन्न है, तो फिर उसको अनिष्पन्न कैसे कह रहे हैं? समझ में आया प्रश्न? प्रश्न समझ में आ गया? अतः अनिष्पन्न कार्य में
निष्पन्न कार्य के समान व्यवहार करने की बात भूत नैगम नय पर किस प्रकार घटित होगी? उत्तर, भाई यहाँ अनिष्पन्न का अर्थ मात्र इतना ही है कि जिस कार्य को निष्पन्न होता बताया जा रहा है वह कार्य अभी वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा। ये अपन ने चर्चा कर ली है पहले, इसलिए समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ जो अनिष्पन्न शब्द दिया है परिभाषा में, तो अनिष्पन्न का मतलब है अभी प्रेजेंट में वर्तमान में वो कार्य नहीं हो रहा है। अनिष्पन्न का अर्थ वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा, मात्र इतना ही है। वह कार्य पहले निष्पन्न हो चुका है या नहीं, भविष्य में निष्पन्न होगा या नहीं, इन सब से यहाँ कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो बस बात इतनी सी ही है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हो रहा है और संकल्प के आधार पर ऐसे कहा जा रहा है कि मानो वह कार्य अभी ही संपन्न हो रहा हो। देखो ऐसा है, मान लीजिए समझ लीजिए 10 लक्षण आने वाले हैं, तो 10 लक्षण जी में यहाँ सुमत प्रकाश जी आने वाले हैं जयपुर में, ठीक है। तो अब हम आपस में एक दूसरे से पूछें, किसी से एक दूसरे से कोई पूछे, आप चल रहे हो सुनीता आंटी, आप आओगे ना 10 लक्षण में, तो यहीं रहोगे ना, सुमत प्रकाश जी आ रहे हैं, तो ये हाँ कर रही हैं, ये हाँ कर रही है। भी कैसे हाँ कर रही हैं कि इनका निर्णय है कि मैं आऊंगी, अभी ये निर्णय है इनका, ठीक है। तो ये भावी नैगम्य से कह रही हैं। अब मान लो ये नहीं आए, अब इन्होंने हाँ कर दी, इसका मतलब इनको आना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? अब ये 10 लक्षण में नहीं आई तो हम क्या कहेंगे? आप तो मायाचारी करते हो, आपने तब तो हाँ कर दी और आए नहीं, तो ये क्या जवाब देंगी? नहीं, मेरे आने का पूरा इरादा था, मेरा पक्का था, मेरी पूरी तैयारी थी, लेकिन एंड टाइम पे अब ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी होता है ना ऐसा, तो नहीं आ पाए। तो अभी हमारा निर्णय क्या है? अभी हमारा संकल्प क्या है कि नहीं, हम 10 लक्षण में इधर जयपुर रहेंगे क्योंकि यहाँ संत प्रकाश जी आ रहे हैं। तो अभी ये संकल्प ये है, यहाँ जो ये शब्द लिखा है ना, ये कार्य निष्पन्न हो चुका है या नहीं, भविष्य में निष्पन्न होगा या नहीं। हो सकता है वो काम हो ही नहीं भविष्य में, वो बोल रहा है, कुल्हाड़ी लेकर जा रहा है, मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, और वो पता लगा रास्ते में ही दूसरा कुछ काम आ गया, उसको आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा, लकड़ी भी नहीं लेकर आ पाया, तो उसने झूठ बोला था मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, कि अभी उसका संकल्प ये था कि मैं लकड़ी लाके प्रस्थ बनाऊंगा, तो इसलिए उसने जो कथन किया वो झूठ नहीं है। देखो नैगम नय है, तो ये कह सकता है नैगम ने तो झूठ है, भावी नैगम ने तो है ही झूठ, क्योंकि आधे काम तो होते, आधे काम नहीं होते। बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं, हम संकल्प करते हैं, कितनी बार ऐसे होता है अपन किचन में कि बनाना चाहते हैं, क्या निकालते हैं, क्या सब्जी निकाली है, कुछ सामान निकाला है कि ये बनाएंगे, और फिर बाद में बनता क्या है, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। फिर वो वापस और कह भी देते हैं हम ये बना रहे हैं, कह देते हैं ये बना रहे हैं, और फिर बाद में कुछ मूड बदल जाता है, कुछ और हो जाता है, तो वो नहीं बनाते, कुछ और बना लेते हैं। तो फिर बच्चे तो कह देते हैं आके, आपने झूठ बोला, आप तो कह रहे थे ये बना रहे हैं और फिर आपने तो ये बनाया। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा संकल्प वही था, तो भावी नैगम्य से वही सही था, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो वो काम निष्पन्न नहीं भी हुआ बाद में भविष्य में, तो भी ये जो कथन हमने किया है ये कथन झूठ नहीं था, क्योंकि यानी हमने निष्कपट भाव से वो बात कही थी। मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, तो उसने कोई छल से, मायाचार से, किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कि कुछ भी कह दो, ऐसे नहीं कहा था, उसका संकल्प था। तब अगर ये निर्णय पूर्वक कहा जा रहा है, संकल्प पूर्वक कहा जा रहा है, तब तो भावी नैगम्य का कथन है। और मायाचारी से ही कह दो हाँ आप आओगे, कह देते, कहने में क्या जा रहा है, हाँ करने में क्या जा रहा है, और पहले से ही पता है अपन तो आएंगे ही नहीं, अपने को तो यही काम है, भरतपुर में ही रहना है, तो फिर मायाचारी है, फिर मायाचारी रहेगी। समझ में आ रहा है? ये नैगम नय के कथन मायाचारी नहीं है, क्योंकि यहाँ ये कहा है वो काम हो रहा है कि नहीं हो, तो फिर आप झूठ बोल रहे हो, ये झूठ मायाचारी नहीं है। वर्तमान में यदि संकल्प है तो नैगम नय का विषय बनेगा, वर्तमान में मायाचारी है तो फिर तो मायाचारी ही है, फिर नैगम नय कहाँ होगा।
वह कार्य पहले निष्पन्न हो चुका है या नहीं, भविष्य में निष्पन्न होगा या नहीं, इन सब से यहाँ कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो बस बात इतनी सी ही है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हो रहा है और संकल्प के आधार पर ऐसे कहा जा रहा है कि मानो वह कार्य अभी ही संपन्न हो रहा हो। भूत नैगम नय के प्रकरण में मात्र इतना ही प्रयोजन है, इससे अधिक कुछ नहीं। भूत नैगम नय में भी इतना ही समझना कि वर्तमान में नहीं हो रहा, इसलिए हमने उसको अनिष्पन्न कहा है। भूतकाल में तो हो ही चुका है निष्पन्न, लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा, इसलिए उसको अनिष्पन्न कहा है। अब ये इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे देखिए, इन नैगम आदि, बोलिए। तो भूतकाल में हो गया तो फिर उसको अनिष्पन्न क्यों बोलेंगे? काम तो हो चुका, हम मतलब भूतकाल के अपेक्षा ये तो रामायण यहाँ यही इसीलिए तो कि वर्तमान में, भूतकाल में हुआ था ना, अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। हम बैठे हैं, अपने को खड़ा करो वर्तमान में, और ये जो कोई काम है, ये काम अभी है क्या प्रेजेंट वाले में? अपने प्रेजेंट रील में ये काम है क्या? प्रेजेंट में ये काम नहीं है, तो हम कहेंगे अनिष्पन्न है। पहले हो चुका था या भविष्य में होगा, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा है ना, इसलिए उसको कह रहे हैं अनिष्पन्न। तो हम ऐसे कथन करते हैं ना, जो काम भूतकाल में निष्पन्न हो चुका, आज मान लो अपने कोई कार्यक्रम हुआ हो, 1 साल हो गया हो, तो अपन ऐसे नहीं करते बैठ के, देखो पिछले साल तो इस समय अपन ट्रेन में बैठे थे, फिर ऐसे ही बोलते हैं हम तो ट्रेन में बैठे हैं। किसी को कुछ अपनी मेमोरीज आती हैं, अभी कोविड के समय सब ऐसे याद करते थे, पिछले साल तो हम ये कर रहे थे, इस समय ये कर रहे थे, घर में बैठे रह के क्या करते थे। तो वो जो हम बातें कर रहे हैं वर्तमान में नहीं हो रहा, लेकिन वर्तमान में हम उसको याद करके वैसा ही फील कर रहे हैं, तो वो भूत नैगम नय में जाएगा। बोलिए। मतलब वो बात मैं समझ गई, लेकिन जो निष्पन्न और अनिष्पन्न का जो मीनिंग है, उसका तो यही मतलब जो काम हो गया वो निष्पन्न, जो नहीं हुआ, एक बार मेरा पूरा बात सुन लीजिए, वो अनिष्पन्न है। तो भावी निगम नय से हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि अनिष्पन्न है, लेकिन भूत निगम नय से तो निष्पन्न हो चुका है। उसके निष्पन्न होने के मतलब हिसाब से, जैसे महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक हो गया, तब इसलिए उनका। समझ गई, 1 मिनट रुकिए, उसको बढ़ाने से मतलब नहीं है। हमारी जो व्याकरण की जो नॉलेज है, वो हमारी बात लिमिटेड है। हम निष्पन्न का और अनिष्पन्न का एक सीमित ही अर्थ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ संस्कृत में जो आचार्य ने शब्द प्रयोग किए हैं, तो उसके व्यापक अर्थ होते हैं। तो उन्होंने इसको इसलिए क्लियर भी उन्होंने खुद ने किया है कि यहाँ हम निष्पन्न का और अनिष्पन्न का क्या अर्थ लेते हैं। तो जब उन्होंने ये क्लियर किया है कि यहाँ अनिष्पन्न का मतलब यही लेना है कि वर्तमान में नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इतना ही अर्थ लेते हैं निष्पन्न मतलब संपन्न, लेकिन निष्पन्न का मतलब ये भी है कि वर्तमान में नहीं, ऐसा भी, तो वो उसका व्यापक अर्थ है। इसलिए इसकी यही डेफिनेशन होगी कि जो काम वर्तमान में प्रेजेंट में नहीं हो रहा वो अनिष्पन्न हो गया। वर्तमान में जो काम इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट देखना, वर्तमान में इनकम्प्लीट से भी अपने को वही बात आएगी, वर्तमान में जो नहीं है, बस इतना, नहीं हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा वर्तमान में है, उसको वर्तमान में होता हुआ देखना, वो अनिष्पन्न हो गया, वो नैगम नय का विषय। बोलिए निकाल, म्यूट हो गया आप, वापस अनम्यूट करिए। एक बार ना अतः अनिष्पन्न कार्य में जो सेंटेंस है ना, इसमें निष्पन्न कार्य के समान व्यवहार करने की बात भूत नैगम नय पर किस प्रकार घटित होती है, इसकी जगह भावी नैगम नय पढ़ के देखो, आंसर सही बनता है क्या? मुझे भी खटक रही है ये बात। कहीं ऐसा भी तो हो जाता ना, लिखने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, पीछे कहीं नहीं लिखी, आप पढ़ के देखो जरा, 2 बार पढ़ा मैंने, इसलिए आपकी बात करते करते। नहीं, ये तो मूल नय चक्र में भी यही दिया है, मैं नय चक्र भी खोल के बैठी हूँ। अच्छा, फिर यही है, ये मिसप्रिंट नहीं है, ये तो नय चक्र में भी नय चक्र से ही यहाँ दिया है, और ये यही है, यही प्रश्न दिया है। जब आपने पढ़ लिया तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो 100% सही है। भाई ये प्रश्न ही ये है कि भावी नैगम नय में तो हमको समझ में आ रहा है कि अनिष्पन्न है, वो काम नहीं हुआ, लेकिन भूतकाल जो इनका प्रश्न था ना, वही है ये प्रश्न कि भूतकाल में अनिष्पन्न का है, भूतकाल में तो निष्पन्न है। हाँ, यही तो निष्पन्न का हम संकुचित अर्थ लेते हैं, निष्पन्न का हम इतना ही अर्थ लेते हैं
कि कंप्लीट। ठीक है, ये यहाँ कह रहे हैं निष्पन्न का आपको व्यापक अर्थ लेना है। निष्पन्न का मतलब ये लेना है कि वर्तमान में नहीं हो रहा, ऐसा अर्थ उसका लेना है। ठीक है, नए चक्र में है ना, और अच्छे से पढ़ लेंगे। हाँ, नए चक्र में जो परम भाव प्रकाशक नए चक्र है उसमें यही अर्थ दिया है। और ये तो आप सर्वार्थ सिद्धि वगैरह में भी देखेंगे तो उसमें भी यही पूरा दिया है इसी तरह से। सिद्धि में भी है, ठीक है सर। बोले आशा आंटी। जैसे अभी आपने भूत की, जैसे महावीर भगवान का जन्म है, अब उसको आज हम जन्म को महावीर जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भूत निगमन है, लेकिन इस वक्त हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो भी भूत निगमन कहलाएगा या अभी वर्तमान में भी कुछ कर रहे हैं? देखो, नए सेलिब्रेशन में लेता भी ये तो चक्कर है, समस्या ही होती है, इसलिए मैंने वो आपको 10 पॉइंट लिखवाए हैं। ले वो मैं क्या रोज बुलवाऊं, रोज करवाऊं तो अपना आधा समय उसमें चला जाता है। नहीं तो वो रोज जब तक वो पक्के नहीं होंगे ना 10 पॉइंट, नए किसी क्रिया में, किसी प्रवृत्ति में, किसी घटना में नहीं लगते हैं। नए है उसको देखने वाले ज्ञान की पर्याय या कहने वाली वाणी में। तो ये जो हमने कहा है आज महावीर जन्म कल्याणक है, ये आप कैसे कह रहे हो? ये जो हम कह रहे हैं आज महावीर जन्म कल्याणक है, वो तो हुआ था 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले। तो ये जो हम कह रहे हैं आज महावीर जन्म कल्याणक है, ये हम भूत नैगम्य से कह रहे हैं। हाँ, तो उसका क्रिया से संबंध नहीं है, ज्ञानात्मक या वसनात्मक। हाँ, तो वो जो हम कथन कर रहे हैं या हम जान रहे हैं, कोई बात हमने जानी, कथन नहीं किया लेकिन हमने जाना आज महावीर जन्म कल्याणक है, तो ये कैसे जान रहे हो आप? ये भूत नैगम्य से जान। ठीक है, अभी कोई तिथि आ जाए, कोई तिथि मान लो आज जो तिथि है श्रावण कृष्णा, क्या है 12 है ना, श्रावण कृष्णा 12, तो ऐसी तिथि पता लग जाए कि श्रावण कृष्णा 12 को पहले तीर्थंकर महापद्म उस दिन केवल ज्ञान लेंगे, तो हम कह देंगे आज उनका केवल ज्ञान कल्याणक है। ऐसा हमने कहा महापद्म तीर्थंकर का केवल ज्ञान कल्याणक है, तो कैसे कह रहे हो? ये भावी नैगम्य से कह रहे हैं। तो ये जो कथन हम कर रहे हैं, ये कथन ऐसे कर रहे हैं। आप कथन कैसे कह कैसे रहे हो? उसकी सत्यता के इस आधार पे है कि नयों के आधार पे उसकी सत्यता है। उसका हम सेलिब्रेट तो आज ही कर रहे हैं, सेलिब्रेट कोई हम 2000 साल पहले नहीं कर रहे ना, वैसा हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो तो गजब का ही था, देवों के द्वारा किया गया था, तो सेलिब्रेशन का नाम नया नहीं। हम जो उसको कह रहे हैं, वो जो चीज देख रहे हैं, वो वहां नए लागू पड़ रहे हैं। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था कि आप कह रहे हो कि 2 ज्ञान से सिद्ध हुए, कि ये 4 ज्ञान से सिद्ध हुए, कि ये जम्बूद्वीप से सिद्ध हुए, कि ये धातकी खंड से सिद्ध हुए, कि ये द्वीप से सिद्ध हुए, कि समुद्र से सिद्ध हुए। ये कैसे कह रहे हो? ये जो हम कह रहे हैं, ये हम किस अपेक्षा कह रहे हैं? कि हम भूत नैगम्य की अपेक्षा से कह रहे हैं। नहीं तो कोई 2 ज्ञान से सिद्ध होता ही नहीं हो, तो सभी केवल ज्ञान पूर्वक ही होते हैं। कोई द्वीप से, समुद्र से कौन सिद्ध होता है? सब अपने आत्म प्रदेशों में सिद्ध होते हैं। हमने वर्तमान प्रज्ञापन ने भी देखा था उसमें, और भूत प्रज्ञापन ने भी देखा था, तो वर्तमान से तो ज्यादा अंतर किसी में आ ही नहीं रहा था, सब एक से ही दिख रहे थे। गतियों की अपेक्षा से देखे तो सब मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं, लेकिन फिर कौन सी गति से आके मनुष्य बन के फिर सिद्ध हुए? तो इस अपेक्षा से वो भूत नैगम्य से ये कथन किए जाते हैं। इसलिए ये 10 पॉइंट लगा के तब जाके शायद क्लियर होगा, है ना? लगा के मतलब आप बस ये 10 पॉइंट अपने ख्याल में रहे। आप ये 10 पॉइंट अपने ख्याल में रहे ना कि नए क्या चीज है, नए कहाँ लागू पड़ते हैं, नए किस अपेक्षा से कथन किए जा रहा है, तो वो फिर अपने को विषय समझने में आसानी रहती है। इसलिए मैंने वो 10 पॉइंट आप लोगों को पहले बताए। तो थोड़ा सा उसको रोज रिवाइज कर लें, जब क्लास चलती है तो उससे पहले उसको रोज रिवाइज कर लें, तो समझने में आपको आसानी रहेगी। कोशिश करेंगे कल आप लोगों से, कल आप लोग पढ़ के आना, मैं पूछूंगी शुरू में सूत्र ना पूछ के ये 10 पॉइंट पूछ लूंगी आप लोगों से, तो थोड़ा अपना रिवीजन भी हो जाएगा और उसकी विषय वस्तु भी ख्याल में रहेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने वाला, मतलब फिर से उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझने का ये प्रकरण आ रहा है। देखिए, प्रकरण कठिन नहीं है लेकिन नया है। देखो, कठिन कोई विषय कब लगता है? नया होता है ना, इसलिए कठिन लगता है। तो
तो ये प्रचलन में नहीं है, पहले पढ़ा सुना नहीं है, इसलिए ऐसा लग जाएगा कि कठिन है। बाकी कठिन कुछ भी नहीं है, आप इंटरेस्ट लेके सुनो तो इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, बहुत मतलब अच्छा लगता है। डेली लाइफ में ऐसी बातें होती रहती हैं। और आप चाहो तो अब अपने जीवन में हम जो वाक्य बोल रहे हैं, कोई हम कथन कर रहे हैं दिन भर में, तो आप उसमें सोच सकते हो ये मैंने कथन किया तो ये इसमें कहीं भूत निगमने लग रहा है क्या, कहीं भावी निगमने लग रहा है क्या, कहीं वर्तमान निगमने लग रहा है क्या। ऐसा आप ट्राई करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और ये लगते रहते हैं दिन भर, अपन जो काम करते हैं ना, रसोई में काम करने वालों के तो खूब ही लगते हैं। तो अपन तो सब रसोई में काम करने वाले हैं, समझे से। तो इसलिए ये वैसे भी और भी दूसरे कामों में भी लगते हैं, बाजार जाना है, आना है, इधर उधर कुछ भी कोई भी काम होंगे, तो इन नयों के बिना काम नहीं चलता है। दुनिया का मतलब दुनिया, दो नयों पे जो चले, इन नयों के आधार पे दुनिया चलती है। नए तो लगते ही रखते हैं जीवन में, कुछ भी हम बोल रहे हैं, कथन कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि हमारा ये श्रुत ज्ञान, इस श्रुत ज्ञान में ये मुख्य गौण करके किसी को हाईलाइट कर रहे हैं, किसी को गौण कर रहे हैं, तभी वो जानना उसमें होता है। देखिए आगे पेज नंबर 71 में नीचे से थर्ड पैरा है। इन नैगमादि सप्त नयों का विभाजन ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय के रूप में भी किया जाता है। अब ये नए शब्द आ गए, अभी तक तो नैगमादि 7 नय बता रहे थे। देखो नए अनेक प्रकार के होते हैं, नयों का विभाजन अनेक प्रकार से जिनवाणी में किया गया है। आगम के नए, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक, अध्यात्म के नए, निश्चय व्यवहार, फिर तत्वार्थ सूत्र के नैगमादि 7 नए, फिर ज्ञान नय, अर्थ नय, शब्द नय, प्रवचन सार में 47 नए। इस तरह से अनेक प्रकार से नयों का विभाजन अलग अलग अपेक्षाओं से किया गया है। तो ये 3 नयों का विभाजन और आता है, ये डिफरेंट है लेकिन इसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ दिया है और कुछ कठिन नहीं है, अपन समझ लेते हैं। 3 प्रकार के नय होते हैं, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। देखो नय क्या है, नय है सम्यक शुद्ध ज्ञान की पर्याय, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश। तो ज्ञान का काम क्या है, ज्ञान का काम है जानना, तो वो किसको जान रहा है उस आधार पर ये नाम पढ़ते हैं। नयों का नाम भी उस आधार पे पड़ता है, जैसे कि मतलब बहुत अपन ऐसा बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश का ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान है, फिर गणित का ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान है, तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान है, और रत्नगण शावकाचार का ज्ञान है, द्रव्य संग्रह का ज्ञान है, मोक्षा प्रकाशक का ज्ञान है, इतने सारे ज्ञान। और दूसरे कौन से भी ज्ञान होंगे, दवाइयों का ज्ञान है, किसी को डॉक्टरी का ज्ञान है, किसी को इंजीनियरिंग का ज्ञान है। ये जो हम ऐसे इतने सारे ज्ञान, इतने सारे होते हैं क्या, इंग्लिश का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, इतने सारे ज्ञान होते हैं क्या, इतने सारे ज्ञान होते हैं क्या? ज्ञान इतने सारे नहीं होते हैं, ज्ञान तो ज्ञान है, फिर इतने सारे कैसे हुए कि वो ज्ञान ने जिसको विषय बनाया उसके आधार पर उस ज्ञान का नाम रखा जाता है। जो ज्ञान इंग्लिश को जानने में लगा उसको कहते हैं अंग्रेजी का ज्ञान, जो गणित को जानने में लगा तो बोलते हैं गणित का ज्ञान, जो ज्ञान डॉक्टरी को बातों को जानने में लगा तो कहते हैं डॉक्टरी का ज्ञान, जो ज्ञान तत्वार्थ सूत्र को जानने में लगा तो कहते हैं तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान। समझ में आ रही बात? ये ज्ञान के इतने सारे नाम कैसे बन रहे हैं, विषय के आधार पर, उसका विषय क्या है, तो इसी आधार पर ये 3 नए बने हैं कि दुनिया में जो वस्तुएं हैं जिसको ज्ञान विषय बनाता है, वो वस्तुएं 3 प्रकार की, पूरी दुनिया में सारी वस्तुओं को 3 भागों में बांटा। कैसे 3 भागों में बांटा कि जो जगत है, एक तो है ज्ञानात्मक जगत, एक है शब्दात्मक जगत और एक है अर्थात्मक जगत। ज्ञान, शब्द और अर्थ, 3 ही नाम दिए, ज्ञान, ज्ञान ने, अर्थ ने और शब्द ने। तो ऐसे 3 तरह की के जगत या 3 तरह की वस्तुएं समझ लो, 3 तरह की वस्तुएं दुनिया में है। एक ज्ञानात्मक वस्तु, एक
अर्थात्मक वस्तु और एक शब्दात्मक वस्तु। अभी देखो, ये क्या है सरिता जी, क्या है ये? गाय लिखा हुआ है। गाय है। ये क्या है? ये गाय है। ये गाय है। ये गाय है क्या? इसमें से दूध निकल के आएगा क्या? ये गाय क्या बोलेंगे अपन? अभी तो आपने थोड़ा दिमाग लगा के लिखा हुआ बोला है। ये क्या है? क्या कहेंगे? गाय। ठीक है, तो क्या ये गाय है कि हाँ ये गाय है? गाय 3 प्रकार की होती है। जैसे ही हमने गाय कहा है ना, गाय कहा तो आपको अपने ज्ञान में कुछ दिखा कि नहीं दिखा? 4 पैर वाला एक कोई प्राणी जो दूध देता है, ये दिखा कि नहीं दिखा? सफेद होगी, भूरी होगी, काली हो, दिख गया सबको? एक आपको अपने ज्ञान में दिखा, एक ये यहाँ दिखा, और एक एक्चुअल में जो गाय है जिसमें से हम दूध निकलता है, जहाँ सुबह हम दूध लेकर आते हैं, एक वो है। 3 चीजें होती है। हर वस्तु 3 प्रकार की है। देखो, एक दीपिका जैन वो अंदर बैठी हैं, एक वो दीपिका जैन नाम लिखा है DEEPIK, वो क्या है? वो भी तो दीपिका जैन है। और एक वो जो वास्तव में जो अपने घर में बैठी हैं वो, और एक हमको नाम लेती है, सबको शक्ल याद आती है कि नहीं आती है? दीपिका जैन जैसे ही नाम लिया सब पहचानते हैं एक दूसरे को। 3 तरह की, हर व्यक्ति अपने अपने लिए लगा लेना, हर चीज ये 3 प्रकार की है। ये क्या है? ये मार्कर। एक तो ये मार्कर है, एक्चुअल मार्कर। अब ये जो शब्द बोला मार्कर, एक वो शब्द, और मार्कर बोलने से हमारे ज्ञान में मार्कर आया, वो 3 चीजें। तो 3 तरह की वस्तुएं दुनिया में होती है। एक ज्ञानात्मक जो हमारे ज्ञान में बनी, एक ये शब्दात्मक, और एक अर्थात्मक। अर्थात्मक का मतलब है जो ओरिजिनल वस्तु है वो होती है अर्थात्मक। एक तो वो वस्तु जो हमारे ज्ञान ने उस वस्तु को जाना, तो वो कहलाएगी ज्ञानात्मक वस्तु। और उसको कहने वाले जो शब्द हैं, कहने वाले, बोलने वाले, बताने वाले, मुंह से बोलो कि ऐसा लिख के बोलो, वो जो भी है वो शब्दात्मक। और एक जो वो ओरिजिनल जो वस्तु है वो वस्तु कहलाती है अर्थात्मक। 3 चीजें हो गई, ज्ञान, अर्थ, शब्द, 3 चीजें हैं। तो वस्तुएं भी इस आधार पर 3 प्रकार की हैं। बस इनको विषय बनाने वाली जो ज्ञान की पर्याय है वो भी 3 प्रकार की है। जो ज्ञानात्मक वस्तु को विषय बनाए ऐसी ज्ञान की पर्याय को बोलते हैं ज्ञान ने। जो अर्थात्मक वस्तु को विषय बनाए उस ज्ञान की पर्याय को बोलते हैं अर्थ ने। और जो शब्दात्मक वस्तु को विषय बनाए उस ज्ञान की पर्याय को बोलते हैं शब्द ने। जैसे देखो, ये अपनी स्क्रीन पे दिखते ना आप सबके, तो कभी ध्यान जाता है वो जो नाम लिखा है ASHAPATNI, तो कभी उस पे ध्यान जाता है, तो वो शब्दों पे ध्यान जा रहा है। और ये जो चित्र भी दिखते हैं ना, अभी तो क्या दिख रहा है? चित्र ही तो दिख रहा है अपने को असली व्यक्ति थोड़ी ना दिख रहा है। असली व्यक्ति तो सब अपने अपने घरों में अंदर बैठे हैं। तो ये जो चित्र भी होते हैं वो सभी शब्द के अंतर्गत जाएंगे। जितने भी ड्राइंग्स, चित्र जो भी होंगे, फोटो, वो सब शब्द के अंतर्गत जाएंगे, क्योंकि वो उसी रूप से बने होंगे ना, तो शब्दात्मक वस्तु में जाएंगे। तो 3 तरह की वस्तुएं होती हैं। एक जैसे ज्ञान नामक ये शब्द, गाय नामक ये शब्द, तो ये शब्दात्मक वस्तु है। गाय जो ओरिजिनल गाय है वो अर्थात्मक गाय है, अर्थात्मक वस्तु है। और गाय को जानने वाला ज्ञान वो ज्ञानात्मक वस्तु है। ये 3 तरह की वस्तुएं यहाँ पर होती हैं। तो जिस भी जो भी तरह की वस्तु है उसको जो विषय बना रहा है, उसको विषय बनाने वाला जो ज्ञान है वो उस नाम का नय कहलाता है। यानी शब्दों को विषय बनाने वाला ज्ञान वो शब्द नय, ज्ञान को विषय बनाने वाला ज्ञान वो ज्ञान नय, और अर्थ यानी पदार्थ, वस्तु, अर्थ को या पदार्थ को विषय बनाने वाला जो ज्ञान है
वो अर्थनय कहलाता है। अब आप बताइए कि दुनिया में किसका विषय, 3 नय हो गए, ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय। या वस्तुएं ले लो, एक ज्ञान रूप वस्तु, शब्द रूप वस्तुएं, शब्द रूप पदार्थ और ओरिजिनल जो अर्थ रूप पदार्थ हैं वो। सबसे अधिक क्या है दुनिया में? ज्ञानात्मक वस्तुएं ज्यादा हैं कि अर्थात्मक वस्तुएं ज्यादा हैं कि शब्दात्मक वस्तुएं ज्यादा हैं? 3 अपन नंबर ले लेते हैं। ज्ञानात्मक के लिए 1, शब्दात्मक के लिए 2, अर्थात्मक के लिए 3। बढ़िया, काफी लोगों को समझ में आ गया तो वो जवाब भी दे रहे हैं, बढ़िया बात है। कुछ लोगों को नहीं आया, कुछ के तो जवाब आए नहीं है, 1-2 ही हैं ऐसे लोग। और दुनिया में ज्ञानात्मक वस्तुएं ज्यादा है, समझ में आ रहा है? ज्ञान का विषय कितना ज्यादा है, क्योंकि देखो शब्द तो सबसे कम होते हैं, शब्द तो संख्यात ही होते हैं, शब्द तो एक ही बार बार में रिपीट होते हैं, वही नाम रिपीट होते हैं, वही शब्द रिपीट होते हैं, तो शब्दात्मक वस्तुएं तो सबसे कम है। और जो रियल में पदार्थ हैं, वो पदार्थ भी जितनी उनकी संख्या है वो उतनी है, लेकिन ज्ञान जगत, ज्ञान में तो जो वस्तुएं दुनिया में हैं वो तो जानी जाएंगी। जो वस्तुएं दुनिया में नहीं है वो भी ज्ञान में जानी जा सकती है कि नहीं जानी जा सकती है? ऐसे कैसे जानी जा सकती है, जब है ही नहीं तो जान ली जाएंगी? बताओ, जानी जा सकती है कि नहीं? कोई वस्तु दुनिया में नहीं है, उसको जाना जा सकता है कि नहीं बिना हुए? बोलिए चेतना। सिद्ध दशा, सिद्ध दशा तो है ना, सिद्ध तो है दुनिया में। अच्छा, अलोकाकाश, अलोकाकाश भी है। ऐसी बात, ऐसी चीज जो होती नहीं है। बोलिए चित्रांगी। केवल ज्ञान के द्वारा जो चीजें जानी जाती है वो तो ऐसी होती है जो कभी कब होगी। नहीं, अनीता आंटी। गधे का सींग, गधे का सींग होता है क्या? गधे के सींग होते हैं क्या? पता भी नहीं, कुछ लोगों को मालूम हो या ना हो। गधे के सिर पे सींग नहीं होते। गाय बैल इनके सिर पे सींग होते हैं, गधे के सिर पे सींग नहीं होते। लेकिन रियल में तो नहीं होते, पर हम अपने ज्ञान में जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? हम एक ऐसा चित्र बनाए, ऐसा गधा बनाए, फिर उसके सिर पे सींग बना दें, ज्ञान में जाना जा सकता है कि नहीं? अरे जितने भी ये पेपर में आते हैं ना, मतलब समझ लो नेताओं के कार्टून बना बना के किसी का चेहरा लगा देते हैं, किसी की बॉडी लगा देते हैं, कितने तरह के, ये जो भी दुनिया में कार्टून है, मान लो बच्चों के जो चलते हैं जितने भी कार्टून, क्या वो होते हैं दुनिया में? रियल में होते हैं क्या वो? ऐसे ऐसे होते नहीं है। लेकिन ये सब किसका कमाल है? ये ज्ञानात्मक जगत का कमाल है। क्या से क्या नहीं वो बनाते हैं, क्या से क्या नहीं सोचते हैं। बच्चों की तो जितनी दुनिया चल रही है, ये सब किसका कमाल है? ये ज्ञानात्मक, ये ज्ञान के कारण। ज्ञान में जो नहीं है, आकाश के फूल होते हैं क्या? लेकिन हम सपने नहीं देखते कि कहाँ की कहाँ। तीर्थंकर की माता को जो 16 सपने आते हैं, तो क्या वो अंत में एक बैल मुख में प्रवेश करता हुआ दिख रहा है, तो क्या कभी कोई बैल किसी के मुंह में प्रवेश कर सकता है? तो ये जो उनको सपना आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब ज्ञानात्मक जगत है। रियल में ऐसा थोड़ी ना होता है, ज्ञानात्मक जगत है। तो ज्ञान नय का विषय बहुत, कुछ भी सोच सकते हैं, जो है वो भी, जो नहीं है वो भी। सोचने का क्या लगता है? सोचने का क्या लगता है? अपने आप को माना नहीं, सोचो, कुछ भी सोचो और कुछ कहीं का कहीं। तो ये ज्ञानात्मक जगत का विषय बहुत विस्तार है। अर्थात्मक जगत तो जितनी है वस्तुएं पदार्थ वही है, और शब्दात्मक जगत तो और सीमित है। तो ये 3 प्रकार के इनको विषय बनाने वाला जो ज्ञान की पर्याय है, वो 3 प्रकार के नय हो गए। एक ज्ञान नय, एक शब्द नय और एक अर्थ नय। अभी आज तो समय अपना हो गया है। अब कल अपने को ये 7 नयों को अपन क्या करेंगे,
कि ये यहीं छोड़ेंगे और जब ये 7 नए पूरे हो जाएंगे तब अपन अच्छे से फिर ये 7 नयों को इन 3 नयों में सेट करना है। अभी करेंगे तो अभी तो यहाँ लिखा तो है, अब यहाँ लिखा है इसलिए अपन ने चालू भी कर लिया, लेकिन वो इतना अच्छे से आपको मजा नहीं आएगा। तो अपन इस कुछ 1-2 पेजेस को छोड़ देंगे, जब 7 नए पूरे हो जाएंगे तब वापस पीछे आएंगे, तो फिर आप अपने आप से कर पाएंगे कि कौन सा किसमें सेट होगा। अभी थोड़ा ये प्रकरण हुआ तो नहीं है, लेकिन हाथ बहुत सारे खड़े हुए हैं। बोलिए। जैसे कोई इन्वेंशन हुआ नहीं है लेकिन अपन सोचते हैं कि ऐसा बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी इसी में आएगा। तो वो जब सोचा है, अभी हाँ। नहीं कर सोच रखा है, तो ज्ञानने का विषय है। हाँ, और जब ज्ञान हो जाएगा उसके बाद में फिर वो अर्थात्मक रूप से हो जाएगा। हाँ। तो शब्दात्मक जो नए है ना, जो शब्द भी है वो भी तो ज्ञान से ही जाने जाते हैं। जिसको ज्ञान होगा वही शब्द पहचानेगा, नहीं तो ऐसे कोई शब्द भी कैसे पहचानेगा। शब्द का भी ज्ञान जरूरी है। शब्द का भी ज्ञान जरूरी है, लेकिन अर्थ का भी, वस्तु का भी ज्ञान। अब जैसे गाय लिखी हुई देखी, तो जिसने गाय देखी होगी, जिसको गाय का ज्ञान होगा, वो उसके उसमें आएगा। तो इसीलिए तो ज्ञान तो सब में ज्ञान का तो विस्तार है, इसलिए ज्ञान का तो बहुत फैलाव है। लेकिन फिर भी एक तो यहाँ ये बता रहे हैं, एक तो ओरिजिनल वो चीज है, उसको भी वो कहते हैं। जो ओरिजिनल गाय है उसको भी गाय कहेंगे, जो बोर्ड पे गाय लिखा उसको क्या कहेंगे, उसको भी तो गाय कहेंगे ना, वो भी एक गाय है। तो वो कैसी गाय, आप उसको गाय कैसे कह रहे हो, इसको आप कैसे कह सकते हो गाय, इसको गाय कैसे कह सकते हो। हम शब्द नैसे इसको गाय कह रहे हैं। इसको जो हमने गाय बोले, देखो अभी फिर वही समस्या है, नए वचन में लागू पड़ेंगे। तो हमने इसको गाय कैसे कहा, कोई प्रश्न करे ये गाय है क्या, आपने इसको गाय कैसे कहा, तो हमने शब्द न से इसको गाय कहा है। ठीक है, आपने इंग्लिश का ज्ञान ये कैसे कहा, इंग्लिश का कोई ज्ञान होता है क्या, ज्ञान तो आत्मा का होता है, ज्ञान तो आत्मा का होता है ना। इंग्लिश का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, ये आपने कैसे कहा कि इंग्लिश को जानने वाला जो ज्ञान की पर्याय है, उस अपेक्षा से हमने ज्ञान नए से इंग्लिश का ज्ञान, ये जो शब्द हम कह रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान, आपको संस्कृत का ज्ञान है कि हाँ है, कैसे कह रहे हो कि हम ज्ञान नए से कह रहे हैं, कि संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। जितनी भी चीजों के अपन एक एक चीज का ज्ञान कहें, वो सब तो ज्ञान नए से कह रहे हैं। और उस जो गाय खड़ी है बाहर सड़क पे, उसको हम गाय कह रहे हैं, उसको हम कैसे गाय कह रहे हैं कि हम अर्थ नए से, पदार्थ है उसको कह रहे हैं। तो ये कथन में इसको हमने गाय जाना, बोर्ड पे जो गाय लिखा है इसको हमने गाय जाना, ज्ञान में जाना, लेकिन कैसे जाना, शब्द नए से जाना। ठीक है, जो ज्ञान में हमने गाय, अभी इससे एक्चुअल में तो क्या है, इसकी गहराई में जाए ना तो आत्मानुभूति हो जाए। गाय के ज्ञान का ज्ञान मतलब ये गहराई में जाए ना, इसमें विचार में जाए कि मुझे गाय का ज्ञान हुआ, इसका मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। वो जो ज्ञानने में जो ज्ञान हुआ है ना, मैंने रसगुल्ले, अपने को रसगुल्ले का ज्ञान हुआ, तो अब ये जो रसगुल्ले का ज्ञान हुआ उसको मैं जानने वाला हूँ, उसके ज्ञान का ज्ञान। थोड़ा इसमें डेप्थ, मतलब जो लोग रुचिवान हैं, जो समझ में आ रही है, उसको थोड़ा गहराई से विचार करें, सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसी चीज है ये ज्ञान में। तो अपना समय हो गया, मतलब आनंद आता है इसमें, थोड़ा गहराई में जाओ ना, विचार करो। कल करेंगे और चर्चा अपन फिर। बोलिए भारती। अच्छा, मैं कह रही थी कि जैसे गाय आपने लिखा शब्द, लेकिन अगर मैं गाय को नहीं पहचानती तो फिर वो गाय तो मेरे लिए सिर्फ शब्द ही है, उसका तो मेरे को ज्ञान तो नहीं है। हाँ, तो शब्द ने से तो उस शब्द का ज्ञान हुआ ना, आपने उसको गाय ही बोला ना, आपको शब्दों का ज्ञान है, आपको पढ़ना आता है गाय, तो आपसे पूछा ये क्या है, गाय। अभी मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया उटपटांग, समझ लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, अब मान लीजिए कुछ भी लिख दिया मैंने, ये लिखा, अभी ये शब्द, अभी कोई भी शब्द होगा, मान लो कुछ भी लिखा मैंने, तो आपको क्या, ये क्या दिखेगा,
वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे अभी सिर्फ शब्द दिख रहे हैं, लेकिन उस वो एक्चुअल मान लो मैं अगर गाय नहीं इसको जो बोला पहचानती। तो ये शब्द ने से ये बोला बस आपने, कोई हाँ जरूरी बस नहीं वो। तीनों चीजें एक साथ लागू पड़ेंगी। अच्छा, और एक शब्द नय में एक चीज और पूछ रही थी, शब्द नय में कोई पिक्चर दिखाया, वो भी शब्द नय में ही आएगा हाँ, क्या? पिक्चर को भी शब्दों में, चित्र जो भी होंगे ना, मतलब वो शब्दों में ही उसको ग्रहण करेंगे, जो भी चित्र वगैरह है। ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा ये पढ़ना सुनना, नई बात है तो जल्दी से कुछ लोगों को नहीं समझ में नहीं आई होगी। कल फिर से अपन ये ज्ञान शब्द नय की थोड़ी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। जिनवाणी से बोलिए पद्मा जी। मैं बोलूँ जिनवाणी? हाँ बोलिए। वो चेतन आनंद में सहज जीवन हमारा, अनादि अनंत पर निरक्षय ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर का। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज सह प्रत्यक्ष जाना है। अहो चेतन आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनंतों शक्तियां उछले ये आज, अनंतों शक्तियां उछले सेज सुख ज्ञान में बिल से। अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। अहो चेतन आनंद में सहज जीवन हमारा।